वचक आमचं, जिथे तुम्ही तिथे आम्ही. नमस्कार, वचक आमच्या न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. आपल्या शहरातील ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी वचक आमच्या न्यूजला लाईक करा, सबस्क्राइब करा. धन्यवाद. दोस्तों नमस्कार. बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही. उन्होंने कहा कि यह देश धीरे धीरे अगले 1000 बरस के लिए तैयार हो रहा है. जाहिर है ये बात कोई भी तत्काल में समझ नहीं पाएगा कि 1000 बरस के लिए यह देश कैसे तैयार हो रहा है, क्योंकि इस देश को आजादी मिली. आजादी के बाद देश का अपना संविधान है, संविधान के अनुसार कानून है और कानून के आश्रय इस देश को चलना है. तो फिर इससे हटकर कोई देश नए तरीके से कैसे खड़ा होगा, और वह भी 1000 बरस के लिए. आज यह सवाल शायद कुछ समाधान आपको दे डाले, क्योंकि यह देश धीरे धीरे एक ऐसे मुहाने पर जाकर खड़ा हो रहा है जहां पर जनता जिस सरकार को चुनेगी वह सरकार का हर कार्य कानून होगा. यानी उस सरकार को अगर लगता है यह ठीक है तो फिर वह ठीक है. उस सरकार के लिए यह कतई मायने नहीं रखेगा कि इस देश के भीतर अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, असमानता की परिस्थितियां और उन सब के बीच जो भी सांस्कृतिक पहलकदमी इस देश के भीतर समुदायों के साथ घटती है, या फिर जिसको लेकर जो बहस संविधान सभा में भी हुई, वो कोई मायने रखती नहीं है. क्योंकि सरकार को लगता है कि जनता ने उसे चुना है और जनता ये अधिकार दे रही है कि वो जैसे चाहे वैसे इस देश को अपने अनुकूल कर सकती है. तो क्या वाकई पहले राउंड में यह समझ में आता है कि कोई अगली सरकार होगी तो फिर वो अपने हिसाब से इस देश को चलाएगी? शायद आज यह सवाल बहुत छोटा है, क्योंकि 1000 बरस के लिए अगर तैयारी हो रही है तो इसके मतलब बहुत साफ है. आज की तारीख में जो सवाल इस देश में धर्म और राजनीति को अलग अलग करता रहा, वो एक झटके में एक साथ कैसे खड़ा हो गया. इस देश के लोकतांत्रिक प्रतिबिंब जो अलग अलग संस्थानों के जरिए कहीं स्वायत्त होकर, कहीं संवैधानिक होकर कार्य करते रहे, वह एक झटके में सत्तानुकूल कैसे हो गए. और इन्हीं परिस्थितियों में यह बार बार क्यों लगने लगा इस देश की अदालतों से भी वैसे ही फैसले निकल रहे हैं जो सत्ता को अच्छे लगते हैं या सत्ता के अनुकूल हैं. तो आइए आज एक नायाब शुरुआत करते हैं. इस शुरुआत का मजमून बहुत साफ है. इस देश में क्या वाकई किसी दूसरे राजनीतिक दल की कोई जरूरत है? अगर उन राजनीतिक दलों की जरूरत लोकतंत्र के लिहाज से है तो फिर लोकतंत्र का मंदिर और लोकतंत्र के प्रतीक की वो तमाम इमारतें क्या वाकई कोई मायने रखती हैं? यह सवाल आज बीजेपी के खिलाफ, यानी सत्ताधारी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खड़े तमाम राजनीतिक दलों को लेकर भी आप सोच सकते हैं, और जो प्रधानमंत्री मोदी यानी बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में साथी हैं उनको लेकर भी आप सोच सकते हैं. क्योंकि यह बहस एक ऐसी बहस है जिसके दायरे में मौजूदा वक्त में जो पार्लियामेंट के भीतर आज दिन भर वक्फ बिल को लेकर अपनी अपनी चिंताएं हर कोई बताने में लग गए, और एक मोटी लकीर यह कहकर खींच डाली गई कि दरअसल सत्ता कभी भी जनता के खिलाफ जाती नहीं है. तो यहां पर पहला सवाल एनडीए के सहयोगी दलों का, और उसमें भी खास तौर से उसमें भी पहला सवाल जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार का और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू का. बीते दिनों इस देश की राजनीति ने एक परिस्थिति देखी कि विपक्ष में से कोई सत्ता के खिलाफ ठोस तरीके से खड़ा ना हो पाए तो इस देश की तमाम प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई, ईडी, आईटी सभी सक्रिय दिखाई दिए थे, और खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक में यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट भी सत्ता की परिभाषा के आगे जो अटॉर्नी जनरल कह रहे थे नतमस्तक हो गया. उसने भी कोई सवाल नहीं किया. अब यहां से अगला सवाल है, क्या वाकई जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके सामने भी कोई मुश्किल है क्या? क्योंकि बीते 10-15 दिनों में वक्फ बिल को लेकर जो जो बातें
जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कही गई, जिन जिन बातों का जिक्र टीडीपी की तरफ से किया गया या किसी भी दूसरे एनडीए के सहयोगी दलों के साथ कहा गया, वो तमाम बातें आज पार्लियामेंट में पलट गई। इतना ही नहीं, 2014 यानी 11 बरस पहले इस देश के लोकसभा चुनाव में खुले तौर पर बीजेपी ने जब कहा था कि देखिए हमें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, और मुस्लिम वोटों की जरूरत उसके बाद हर राज्य के चुनाव में बीजेपी को नहीं पड़ी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश आते आते तो एक और मोटी लकीर उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर यह कहकर खींची गई कि एक तरफ 80% हैं, दूसरी तरफ 20% हैं, तय कर ले सोच ले। तो तय कर लिया गया, सोच लिया गया, और छत्रपों का सुपड़ा साफ एक झटके में हो गया। तो फिर दो सवाल हैं। पहला सवाल यह है, क्या वाकई टीडीपी डर गई, जेडीयू डर गया, या फिर वह ढोंग कर रहे थे बीते 15 दिनों से? क्योंकि इस देश के भीतर में बीजेपी या मोदी सत्ता से हटकर कोई विकल्प राजनीति करने की इजाजत देता नहीं है, और विपक्ष अपनी ताकत, अपने विजन के आश्रय इतना मजबूत नहीं है कि उसके साथ खड़े होकर एनडीए गठबंधन में से कोई निकलकर यह सवाल समाज के भीतर खड़ा करे कि धर्म का राजनीति से क्या लेना देना और राजनीति का धर्म से क्या लेना देना। और जब वक्फ का सवाल आएगा तो आपको जानकर हैरत होगी, जो वक्फ के पास संपत्ति है उसको लेकर इस देश की पार्लियामेंट किन बातों पर जिक्र कैसे कर रही है। हमें लगता है शुरू में ही जान लीजिए, यह परिस्थिति के उस मजमून को और साफ करेगा जिससे आप समझ पाएंगे इस देश के भीतर वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन जो इमूवेबल है, यानी जो कि हिलाई डुलाई नहीं जा सकती है, ऐसी 8,72,324 संपत्ति है। इसमें 1,50,516 कब्रिस्तान है। इसमें एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जमीनें 1,40,784 है। इसमें मस्जिदें 1,19,200 है। इसमें दुकानें 1,13,187 है। इसमें घर 92,505। इसमें प्लॉट 64,724। इसमें दरगाह, मजार, मकबरे 33,492। इसमें अशुर खाना 17,719। इसमें मदरसे 14,008, और बाकी छिटपुट जो देश भर में बिखरी हुई है वह तादाद तकरीबन 1,26,189 है, यानी कुल 8,72,324। इन संपत्तियों पर कब्जा वक्फ बोर्ड का है। वो कोई आज से नहीं बना है, 1950-54 उस दौर को याद कीजिए, और एक लंबी प्रक्रिया हम आज उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि भारत की राजनीति सबसे बड़ी हो चली है, अब आपको इसको मानना होगा। तो इतनी तमाम संपत्तियों में 27% संपत्ति उत्तर प्रदेश के भीतर है। 2,32,547 जो अलग अलग इमारतें हैं, जो भी चीजें हैं, वो इतनी लगभग 27% उत्तर प्रदेश के भीतर है। वेस्ट बंगाल में 9% है, तकरीबन 80,000 से कुछ ज्यादा। पंजाब में भी 9% है, लगभग 75,000 से कुछ ज्यादा। उसके बाद तमिलनाडु में 8%, लगभग 66,000। कर्नाटक में लगभग 7%, 62,000। केरल में भी लगभग 53-54,000 यानी 60% आया, और गुजरात में लगभग 39-40,000 यानी 5% के करीब आया। ये पूरा डाटा जो है वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी जानकारी शुरू में दे देने की जरूरत इसलिए है क्योंकि मौजूदा वक्त में या फिर इस देश के राजनीतिक इतिहास में इस देश के सामने जो संकट सामाजिक आर्थिक तौर पर लोगों के साथ जुड़ा रहा, उस पर चिंतन मनन इस देश में खूब हुआ है, और पूरी राजनीति उसी के इर्द गिर्द घुमड़ती रही है। लेकिन एक झटके में जब इस देश के धार्मिक संस्थानों का जिक्र हो, धार्मिक संस्थानों से जुड़े ट्रस्ट का जिक्र हो, वक्फ बोर्ड का जिक्र हो रहा है, तब एक सवाल आएगा, क्या भारत की राजनीति में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है? और जिस 1000 साल के लिए भारत तैयार हो रहा है, उसकी नब्ज अब पूरे तरीके से धर्म के आधार पर धड़कने को तैयार है। क्योंकि भारत की राजनीति इससे पहले इजाजत नहीं देती थी। इससे पहले करप्शन होता था,
सीबीआई काम करती थी लेकिन करप्शन को दबाने के लिए या करप्शन को उभारने के लिए सत्तानुकूल होती थी। ईडी की बहुत छोटी कार्रवाई पहले थी जो इस दौर में बड़ी हो गई, लेकिन एक झटके में अगर आप ध्यान दीजिए तो 16 मामले चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वो लंबी अवधि तक जेल में भी रहे और जेल से निकल कर आए तभी जब समझौता बीजेपी के साथ हो गया। नीतीश कुमार जिस दिन चाहे बीजेपी उस दिन किस अवस्था में जेडीयू को ला सकती है यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। एलजेपी को तो बाकायदा तोड़ा गया। एक वक्त बीजेपी ने चाचा का साथ दिया तो एलजेपी टूट गई, भतीजा अपने बूते। पिछला विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ गया उनको और 1 सीट मिली। बाद में कुछ बीजेपी ने समझा, कुछ एलजेपी यानी चिराग पासवान ने समझा, दोनों एक साथ एक रास्ते चल निकले। जयंत चौधरी की राजनीतिक ताकत उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अब समझौते के लायक इस बदलते हुए परिवेश में वह भी बीजेपी के लिए मायने बहुत रखती है। यानी बीजेपी अब समझौता करने के मूड में नहीं है, वो पार्लियामेंट के भीतर हो या बाहर हो, इस देश के तमाम संस्थानों पर कब्जा करना हो या उस कब्जे से हटकर इस देश के भीतर नई परिभाषा संविधान तक को लेकर गढ़ने की जरूरत ही क्यों ना पड़ जाए, क्योंकि इस देश के तमाम वो संस्थान जो लोकतंत्र को जिंदा रखते, अब ध्यान दीजिए, सब पर धीरे धीरे कब्जा सत्ताधारी पार्टी का होता चला गया। और इस दौर में तो चुनाव को भी बेमानी माना जाने लगा कि चुनाव की जीत हार कोई मायने नहीं रखती है। पार्टियों का टूटना, विधायकों का खरीद फरोख्त होना, सांसदों की खरीद फरोख्त होना, वह भी सुप्रीम कोर्ट में कोई मायने नहीं रखता है। यह सारी चीजें घटित हो चुकी है। नया सवाल यह था, क्या यह तमाम राजनीतिक प्रक्रिया उसी रूप में चलेगी या नए रूप में अब सामने आएगी? तो नए रूप में अब सामने आ चुकी है और यह नया रूप भारत की अपनी पुरानी परिभाषा, जिसमें सब धर्म को एक साथ लेकर चलना, बहुसंस्कृति को एक साथ लेकर चलना, इस देश के भीतर की राजनीति को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिस्थितियों से हटकर चुनावी मैदान में परीक्षण करना। तो चुनावी मैदान के आसरे चुनाव आयोग भी तो एक झटके में चला गया। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट एक चीज सिर्फ नहीं ले पाई सरकार अपने हाथ में, हालांकि उसको लेकर दोबारा बहस शुरू कर चुकी है। यह दरअसल इस देश में जजों की नियुक्ति है। जो सरकार सोचती थी कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भागीदारी होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस फैसले को डिगा दिया और कॉलेजियम को दोबारा से ले आए। लेकिन पहली बार जब एक जज के घर से करोड़ों रुपए मिले तो उसके बाद इस देश के उपराष्ट्रपति ने दोबारा इस बहस को तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ बैठाकर कहा, सोचना तो चाहिए, जजों की नियुक्ति में अगर सरकार का हाथ होगा तो भ्रष्ट लोग नहीं आ पाएंगे, या भ्रष्ट लोग अगर आ रहे हैं तो सिर्फ कॉलेजियम तय कर रहा है इसलिए आ रहे हैं। तो यह एक परिपेक्ष है उन परिस्थिति का जिसमें भारत की राजनीति का एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। अब आपके सवाल यहां पर होगा कि देखिए, बात तो प्रॉपर्टी की है, बात तो इस देश के भीतर में उस संपत्ति की है, रेवेन्यू की है, और जिले दर जिले रेवेन्यू की ताकत तो डीएम के पास होती है। डीएम ही मामले को सुलझाता है, सही बात है, वही ताकत है, उसी रूप में है। लेकिन उस पूरी परिस्थिति के भीतर हमें लगता है एक बार आप इस पार्लियामेंट के भीतर घुसिए। 2 लोगों के वक्तव्य हम आपको सुनाते हैं। शुरुआत में जिन्होंने बिल रखा, किरण रिजिजू जो मंत्री हैं माइनॉरिटीज, और दूसरी तरफ अरविंद सावंत जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद हैं और हिंदुत्व का तमगा भी लिए रहते हैं, उठाए रहते हैं, और एक वक्त बीजेपी साथ थी, संघ का साथ था। अरविंद सावंत खुद भी उस जेपीसी के भीतर मेंबरान भी हैं, जो बता रहे थे कि जिन बातों का जिक्र होता था वक्फ बिल को लेकर, उसमें कहा गया बातचीत तो करेंगे लेकिन आखिर तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन उस हिस्से को छोड़ दीजिए, दोनों को एक साथ सुनिए जरा, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल मामला संपत्ति का नहीं है। मामला इस देश में सिर्फ मस्जिदों का नहीं है। मामला इस देश में इस आश्रय नहीं है कि दरअसल कानून एक होना चाहिए। दरअसल ये पूरी परिस्थिति इस देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के उस राजनीतिकरण की दिशा में बढ़ते हुए उसको एक नए एस्पेक्ट में जो आर्थिक ताकत के साथ जुड़ी होती है, उसके साथ सत्ता ने कैसे परिभाषित करने की सोची है। तो पहले किरण रिजिजू और उसके बाद अरविंद सावंत।
सुरेंद्रेश्वर टेम्पल के बारे में तो आपको बताया, जब बाकी कोई धर्म ही नहीं था तब ये सुरेंद्रेश्वर टेम्पल था। तिरुचेंथुराई विलेज तमिलनाडु में उसको वक्त डिक्लेयर करने के बाद कर्नाटका में तो हजारों एकड़ का इशू है। फिर सर हरियाणा में जतलाना विलेज यमुनानगर में सिख गुरुद्वारा का जो जमीन है, कभी वहां मस्जिद भी नहीं था, कभी वहां मुस्लिम का सेटलमेंट का भी रिकॉर्ड नहीं था, उसको भी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था। उसी प्रकार से केरला का मुनम्बम का जो इशू है वो तो अभी सब जान ही रहा है कि 600 क्रिश्चियन फैमिलीज का जो जमीन को वक्फ बोर्ड ने वक्फ डिक्लेयर कर दिया, चर्च का भी कर दिया। अगर हिंदुत्व की बात करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हाल ही में हमने जो पद्मनाभ मंदिर था उसका खजाना निकाला था। क्या हुआ? उस खजाने को क्यों निकाला, किस लिए निकाला? उसके बाद में केदारनाथ मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा 300 किलो को सोना गायब हुआ। क्या हुआ, किस लिए गायब हुआ, कैसे गायब हुआ? तिरुपति में भी आपका ध्यान है। अयोध्या में तो आपने देखा कि जिस ढंग से आपने जो कुछ प्रयोग किए तो लोगों ने तो आपको जगह दिखा दी अयोध्या में। वहां के मंदिर तोड़े गए, वहां की मूर्तियां तोड़ी गई, वहां की मूर्तियां वाराणसी भी हुआ, दोनों जगह गड़ गए आपके वोट। बीजेपी और शिवसेना दोनों के नेता, आपने ध्यान दिया, दरअसल जिक्र मंदिरों का क्यों हो रहा था, गुरुद्वारों का क्यों हो रहा था, चर्च का जिक्र क्यों निकलेगा? यह दरअसल भारत की उस राजनीतिक मंशा की जरूरत तो नहीं है जहां पे भारत की पहचान, जो एक सेकुलर स्टेट के जरिए उभरकर संविधान बनाते वक्त ही निकल कर आई और एक बड़ी मान्यता तमाम धर्म के लोगों को भारत में दिया गया, क्या उसके पूरे की पूरी पृष्ठभूमि को एक बदलने की प्रक्रिया तो नहीं चल पड़ी है? यह सवाल आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बकायदा जिस दौर में इफ्तारी हो रही थी, रोजे रखे जा रहे थे, ईद आई नहीं थी, उस दौर में मुसलमानों के बीच बैठकर चंद्रबाबू नायडू जिन बातों का जिक्र कर रहे थे वो पूरे तरीके से वक्फ बिल जिस रूप में सरकार लेकर आ रही है उसका वो विरोध कर रहे थे। और अगर जनता दल यूनाइटेड को आप परखिएगा तो कोई आज से बात नहीं है। गुजरात दंगों के वक्त नीतीश कुमार वो व्यक्ति थे जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से मुलाकात करके गुजरात दंगों पर दुख जाहिर किया था और बताया था कि वो कितने नाखुश हैं। वो चाहते थे कि छोड़ भी डालें, क्यों करें राजनीति, सत्ता के साथ क्यों खड़े रहें। और उस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी भी जब पहुंचे थे गुजरात तो वहां जाके उन्होंने राष्ट्र धर्म का जिक्र किया था। क्या है ये राष्ट्र धर्म, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था बगल में उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, उनके बगल में। उसे सुनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन समझने की जरूरत जरूर है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी आए तो उस वक्त नीतीश कुमार क्या सोच रहे थे, क्या कह रहे थे। और उसके बाद जब वो एक वक्त पलट गए और फिर दोबारा छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली, बीजेपी का छोड़ दिया, तो उस वक्त भी उनकी जुबान पर और दिमाग में जो राजनीति रेंग रही थी वो कहीं ना कहीं इस देश के सेकुलरिज्म को पनाह देना चाहती थी और सेकुलरिज्म कैसे डिस्ट्रॉय बीजेपी कर रही है और उसकी अगुवाई प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, इसका खुला जिक्र उन्होंने कई मौकों पर किया। आज उन्हें सुनाने की जरूरत नहीं है। तो दो तस्वीर बहुत साफ तौर पर है, एक चंद्रबाबू नायडू की, दूसरी नीतीश कुमार की। इस सिलसिले को जरा समझने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि जो नीतीश कुमार की पूरी राजनीति बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख रही है, क्या उन्हें कोई डर है? क्योंकि उनकी पूरी राजनीतिक फिलॉसफी आज पार्लियामेंट के भीतर ललन सिंह ने अपने भाषण में पलट डाली, यानी पिरामिड ही उल्टा कर दिया। और जिस तर्ज पे किया वो वाकई चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, इस वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से आपका नैरेटिव सेट कर रहे हैं पूरे देश में, जैसे लगता है मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं।
मोदी जी पारदर्शी, मोदी जी सेकुलरिज्म, जिस तरह नीतीश कुमार जी ने बिहार में सेकुलरिज्म स्थापित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश में सेकुलरिज्म को लेकर आगे चल रहे हैं। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह अच्छा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं, और ये तीखापन, ये सीधा बोलने का तरीका उस वक्त की कुछ फाइल उठाकर सुन लीजिएगा तो इनके निशाने पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी और उनका हिंदुत्व कैसे था, शायद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कोई एक शख्स कितने चेहरों को साथ लेकर चल सकता है। क्योंकि राजनीति तो सत्ता के हिसाब से चलती है, और सत्ता जब राजनीति को अपने हिसाब से चलाते चलाते इस देश के लोकतंत्र और संविधान को भी अपनी परिभाषा दे दे तो फिर बचेगा कौन? और जब कोई नहीं बचेगा और यह डर रहेगा कि उसकी राजनीतिक ताकत खत्म हो जाएगी अगर आप मौजूदा वक्त में दिल्ली की सत्ता के साथ नहीं खड़े हैं, तो कितना वक्त लगेगा? 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? 3 दिन के भीतर चंद्रबाबू नायडू क्यों पलटे? आप कहेंगे क्या कहा था उन्होंने तेलुगु में कहा था, लेकिन उसका मजमून बहुत साफ था कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसको हम ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे। माइनॉरिटीज को लेकर उनके भीतर जो सवाल हैं उसमें वो बहुत सारे संशोधन चाहते हैं, लेकिन जो बिल रखा गया उसमें ऐसा कोई संशोधन नहीं है। कुछ सांसदों ने संशोधन का जिक्र आज भी किया जो टीडीपी से जुड़े हैं, लेकिन कोई कैसे ऐसे पलट सकता है जिसका जिक्र वो कर रहे थे? इफ्तारी के वक्त रोजा रखा जा रहा था, पवित्र महीना था, सब कुछ छोड़ दीजिए, सही मायने में जो राजनीति थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भीतर जिसको चंद्रबाबू नायडू साधना चाहते हैं, वह क्यों फिसलते फिसलते आज पार्लियामेंट के भीतर उनकी पार्टी बिल्कुल नए रूप में आ गई। नए रूप को मत सुनिए, लेकिन पुराने रूप को देख लीजिए जब वो जिक्र कर रहे थे वक्फ बोर्ड बिल का और माइनॉरिटीज का। అదే మారిగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు. దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్లీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం. ఆస్తులు కాపాడతాం. ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాలా పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను. नहीं नहीं, मुश्किल ये कतई नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू क्यों पलट गए। टीडीपी के सामने ऐसी कौन सी मुश्किल थी, वो कौन सी धाराएं थी, कौन सा केस था जो दोबारा उन्हें जेल तक में डाल सकता है या फिर आंध्र प्रदेश की सियासत में उन्हें एक बार फिर हाशिए पर ढकेल सकता, और वाईएसआर तो इंतजार कर ही रहे होंगे। यानी मौजूदा वक्त की राजनीति सत्ता के अनुकूल कैसे इस देश को बना चुकी है और कैसे एक बड़ा बदलाव इस देश की राजनीति में आ चुका है, उसको आप पार्लियामेंट की बहस से नहीं समझ सकते हैं, बल्कि आपको दूर से देखना होगा कि पार्लियामेंट के भीतर जो हो रहा है उससे क्या वाकई कोई जुड़ाव इस देश की जनता का है, और अगर जिस मन में यह जुड़ाव है उस मन के भीतर राजनीति है या फिर अपनी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर को समेटकर अभी तक जिंदगी चलाने के तौर तरीके हैं। तो क्या वाकई चिड़िया की उस आंख को मौजूदा वक्त में निशाने पर बीजेपी की सत्ता ने ले लिया है, जो इससे पहले बरसों बरस तक वो राजनीति चाहे जनसंघ से निकल कर आई हो और बीजेपी के शुरुआती दिनों में हो या आरएसएस के जरिए या फिर मंडल कमंडल की सियासत, उन सब से हटकर भारत की उस पूरी राजनीतिक धरोहर को ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति में लाकर क्या बीजेपी खड़ा कर काने में अब सक्षम हो चुकी है, और यह प्रयास धीरे धीरे और वृहत होता चला जाएगा? क्योंकि सवाल यह नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होकर कहे कि बेरोजगारी कितनी है, क्यों एमएसएमई डूब रहे हैं, क्यों इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में है, क्यों कोर सेक्टर डामाडोल है,
क्यों अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत को एक वक्त बाजार समझा गया और आज भी बाजार के आसरे भारत अपनी आर्थिक बार्गेनिंग करता है या फिर डगमगा जाता है? यह मायने बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि जब आप किसी देश की पूरी परिभाषा को बदलने निकलते हैं और आपके जहन में सवाल इस देश की आजादी के वक्त से उभरे हुए सवालों से जुड़ा होगा, तो फिर आप मानकर चलिए कि दरअसल ये सारे सवाल और वो सारे संस्थान और लोकतंत्र का मंदिर संसद भी कोई मायने नहीं रखेगा। वो मायने तभी रखेगा जब एक वैकल्पिक राजनीति की सोच इस देश के भीतर विपक्ष में समाएगी। क्योंकि अगर वो एक पारंपरिक तरीके से चुनाव लड़ रही है तो फिर चुनाव की घेराबंदी तो चुनाव आयोग के जरिए हो जाएगी। अगर वो पारंपरिक तरीके से इस देश में मुद्दा उठाकर सोचती है कि सत्ता पार्टी को वोट नहीं मिलेंगे, तो यह उसकी भूल होगी। क्योंकि सब कुछ अपनी उंगलियों पर नचाने की स्थिति में अगर राजनीतिक सत्ता खुद को ला रही है, तो फिर इसके बाद की परिस्थिति तो यही बनती है कि विपक्ष को एक दूसरी पॉलिटिकल लकीर खींचनी होगी, जिस लकीर का जुड़ाव जनता से होगा, और जनता ही तय करेगी कि वो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि केंद्र द्वारा निर्धारित। क्योंकि जब पार्लियामेंट की कमेटी भी वक्फ बोर्ड पर डिस्कशन कर रही थी तो तमाम विपक्ष के लोगों ने तो यही कहा, हम जो कहते हैं उसको आप मानते ही नहीं हैं, और दूसरे कुछ उम्मीदवारों को बुला लेते हैं जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं उस चीज का जो जिन्हें करना नहीं चाहिए। यानी एक ऐसा ताना बाना बुना गया जिसमें विपक्ष के पास कोई विकल्प बचे नहीं कि वह इस राजनीति से हटकर कोई दूसरी सोच भी रख पाए। और दूसरी तरफ इस राजनीति को बदलने के तौर तरीके सत्ता ने अपने तौर पर खुले मैदान में उतार दिए। ये एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत है जो आने वाले वक्त में इस देश की परिभाषा को बदलेगी, यह मानकर चलिए। यह ऐसी शुरुआत है जिसमें संसद की महत्ता क्यों विपक्ष क्यों जाता है, यह भी एक सवाल है। इस देश के वो तमाम संस्थान जहां पर नौकरशाही जिसे नियुक्त सत्ता करती है, वो नौकरशाही काम करते रहें या काम कर रहे हैं और सत्ता के साथ खड़े हैं तो कुछ नहीं होगा, यह सोच उसके जहन में अगर हावी है तो फिर जो संवैधानिक परिस्थितियां उसको ताकत देती है वो कोई मायने नहीं रखेगी, ताकत सत्ता की होगी। और यही परिस्थिति धीरे धीरे पलटते पलटते अगर आप न्यायपालिका के भीतर चले जाएंगे तो उसके बाद यह सवाल कोई मायने रखेगा नहीं कि वक्फ बोर्ड केस में भी जो मामले उलझ जाते थे उसके लिए तो आप अदालत जा सकते, कोई मायने नहीं रखते हैं। सवाल है उस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का जिसमें आपकी सोच एक झटके में वन स्टेट और वन लीडर के तौर पर कैसे उभरेगी। इस डिजाइन के भीतर में वह एक हिंदुइज्म के नाम पर एक ताकत सिर्फ और सिर्फ सत्ता के पास सिमटी रहे और उसको लेकर कोई चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में कॉन्स्टिट्यूशन ना रहे, ऐसी परिस्थिति का यह डिजाइन क्या वाकई विपक्ष समझ पा रहा है? आज की बहस में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं है, आज की बहस में राहुल गांधी शामिल नहीं है। समझ गए? बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।